क्या हम भारत में तानाशाही प्रणाली के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि तेज निर्णय लेना, विकास में देरी होना? यदि संभव हो तो इसे सकारात्मक रूप से लागू करने के तरीके क्या हो सकते हैं? तुषार जी, मैं आपको यहां पर एक बहुत बड़ी बात मेंशन करना चाहूंगा। आपने ये सवाल क्यों पूछा, इसके पीछे का मैं रीजन भी बताता हूं। आपने इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आपको दिखता है कि चीन हमारे साथ 1991 तक एक जैसी जगह पर खड़ा था। आज वो हमसे बहुत आगे जाकर चला गया है। जब चीन की बात होती है तो कहते हैं कि वहां तो तानाशाही है, इस वजह से वो आगे चला गया। देखिए, तानाशाही चीन की है ये समझ में आती है, उसके पड़ोस में ही नॉर्थ कोरिया भी है जहां तानाशाही है। चाइना और नॉर्थ कोरिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि तानाशाह ज्यादा कौन है, तो आप आंसर देंगे नॉर्थ कोरिया, क्योंकि किम जोंग उन लंबे समय से नॉर्थ कोरिया को बैठा कर रखे हुए हैं। नॉर्थ कोरिया का कंपैरिजन किससे किया जा सकता है? तो साउथ कोरिया से किया जा सकता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट हैं, आबादी के आधार पर, एरिया के आधार पर एक जैसे हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में दिन रात का अंतर है। साउथ कोरिया डेवलप्ड इकोनॉमी में काउंट होता है, ओईसीडी के इक्विवेलेंट आता है, और नॉर्थ कोरिया कहीं नहीं खड़ा हुआ है, वहां पर हालात खराब है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तानाशाही होगी तो अर्थव्यवस्था अच्छे से चलेगी। तो फिर से चाइना ने क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में तानाशाही शब्द ही इसलिए आया क्योंकि आप कहीं ना कहीं यह चाहते थे कि निर्णय इतने प्रभावी हो जैसे चीन में होते हैं। देखिए, चीन के निर्णय प्रभावी होने के पीछे यत्र राजा तत्र प्रजा सुना था, लेकिन यत्र प्रजा तत्र राजा होता है, यह समझना भी जरूरी होगा। चीनियों में यह बात की अवेयरनेस बहुत लंबे समय से घर कर गई जब जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उनके साथ बहुत अत्याचार किए। जापानियों से चीनियों के अंदर एक नफरत का भाव था। इतना भाव था क्योंकि हजारों की संख्या में चीनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था। अत्याचार के नाम पर बलात्कार या फिर जो भी आप गंदे से गंदा सोच सकते हैं, जापानियों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर चीनियों के साथ बहुत बुरा किया था। और उससे पहले भी चाइना का एक बड़ा हिस्सा जापान रखकर बैठा हुआ था। और जापान 1900 से लेकर के 1945 के बीच में समझिए कि दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक था। और बड़ी ताकतों में से एक क्यों था? क्योंकि वहां पर औद्योगिकीकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था। मतलब कि वहां पर उद्योग धंधे भर भर के लगे थे। जापानियों ने उद्योग धंधे कहां से सीखे थे? तो पश्चिम से सीखे थे, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यहां से सीखे थे। और वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके बहुत बढ़िया उद्योग धंधे बना गए। जैसे आप सोनी वगैरह देखते हैं ना, सोनी के कैमरे बहुत पसंद पसंद आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पसंद आ रही है, या फिर आप बोलते हैं कि टोयोटो की गाड़ी बहुत अच्छी है। आप कोई भी बढ़िया ब्रांड उठाकर देखेंगे तो जापानी मिलते थे पहले आपको, कि जापानी ब्रांड बढ़िया, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकीकरण को पकड़ा था। तो जिससे आपको नफरत है उसकी ताकत भी आप देख रहे होते हैं कि यार इनके पास ऐसा क्या है। तो चीनी लोगों में क्या हुआ कि एक मास अपील पैदा हुई कि यार इतने से देश ने हम पर शासन किया, हम पर शासन किया मुट्ठी भर के देश ने, इसको तो मजा चखाएंगे। ये जो जापानियों के खिलाफ चीनियों की भावना थी ना, इसने कम्युनिटी इफेक्ट पैदा किया। चीनी व्यक्ति खुद से ही तरक्की पसंद हैं। आप बुरा मानेंगे ये सुनेंगे अगर, कि हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें आराम पसंद है। हम लोग सरकारी नौकरी में क्यों जाना चाहते हैं? इसके प्रमुख 3 कारण गिनाए जाएं तो सबसे पहला कारण जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, दूसरा कारण भ्रष्टाचार हो सकता है, तीसरा कारण यह है कि साहब आराम बहुत है। आराम किस बात का? रिटायर ही होंगे, बढ़िया तनख्वाह मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, इज्जत मिलेगी, चलता चला जाएगा। हम काम करना नहीं चाहते। चीनी लोग काम करना चाहते हैं, ये उनके इनबिल्ट फीचर में है। हमारे देश में एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है जब नारायण मूर्ति ये कह देते हैं कि चीन के बराबर बनना है या देश को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो हमें 72 घंटे काम करना पड़ेगा। हम इस बात से नाराज हो जाते हैं। हमको गुस्सा आने लगता है कि ये इन्फोसिस के लिए बोल रहा है कि 72 घंटे काम कराओ, लेबर बनाना चाहता है। वास्तविकता किसी ने जानना नहीं चाहा। उनका कहना था कि अगर आप वाकई में उनके जैसा बनना चाहते हैं, विकसित देश बनना चाहते हैं, तो भाई जो ऑलरेडी आपसे बहुत आगे जा चुका है वो रुक नहीं रहा है कि आ जाओ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं, इंडिया वालों आगे आ जाओ। वो तो अपनी गति से चलता चला जा रहा है। तो आपको उसे पकड़ना है तो तेज तो दौड़ना पड़ेगा। अगर वहां पर 50 घंटे वीक में काम हो रहा है तो आप 60 घंटे करो, वहां 60 हो रहा है तो आप 70 घंटे करो। ये बिल्कुल वो वाली बात है ना कि क्लास के अंदर एक टॉपर पहले सारा सब्जेक्ट खत्म करके बैठा हुआ है। आपको लग रहा है कि टॉपर से ज्यादा नंबर मेरे आने चाहिए, तो भाई पहले सब्जेक्ट तो खत्म कर। बोले उसको कह दो वो पढ़ना रोक दे, कि मैं क्यों रोकूं, तेरे को पढ़ना है आजा, पढ़ लेंगे साथ में मिलकर के, बराबरी कर पहले। तो भारत को ना
आराम पसंद जिंदगी से बाहर आना पड़ेगा। ये सरकारी नौकरी की जो चाहत है ना, आप में से बहुत से लोग कहेंगे आप ही तो कहते हो यूपीएससी का कोर्स बेचता हूं मैं, स्टेट पीसीएस का। भाई इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि दारू की दुकान पर दारू बिक रही है तो जाके सब खरीद लो, या सिगरेट बिक रहा है तो सब पी लो। कुल मिलाकर के आप तय करेंगे ना आपको क्या करना है। आपको लगता है कि सरकारी नौकरी के लायक हूं मैं, आपको देश में कुछ करना है, कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूट करना है, अब सरकारी नौकरी में चले गए। लेकिन केवल वही करके हम देश को चलाएं, पॉसिबल नहीं है ना। हर व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बन जाएगा तो देश में वैसे ही दिक्कत खड़ी हो जाएंगी। नया सोचेगा कौन? सरकारी लोगों को तो सरकार जो सोच रही है वो सोचना है। नएपन के लिए, सुधार के लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल दिमाग में आना बहुत जरूरी है। एक बार पीएम मोदी ने जब पकौड़ा बयान दे दिया था तो भाई साहब सड़कों पर जनता उतर आई थी कि पकौड़ा बनवाना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि भाई एंटरप्रेन्योर बन जाओ, कम से कम खुद का धंधा तो बना लो। गुजराती आदमी यही सोचता है। खैर, कुल मिलाकर के तानाशाही के मैं खिलाफ क्यों हूं, अब उस पर भी आ जाता हूं। क्योंकि पहले मैंने चीन वर्सेस इंडिया का आंसर आपको दे दिया, और तानाशाही के खिलाफ होने का बड़ा रीजन है। तानाशाही असल में है क्या? असल में यह है कि आपको आपकी बात मुझ तक अगर पहुंचानी है, जो कि मैं आपके ही परिवार का मेंबर हूं, उसमें भी किसी को आपसे दिक्कत हो सकती है। और आप जब कुछ बोलें तो आपका बोलना, लिखना, सुनना, चलना फिरना कोई नियंत्रित करने लगे तो इसे तानाशाही कहते हैं। ऐसे जीने से क्या फायदा? ये बिल्कुल वो बात है, इसको आसान रूप से समझिए कि अगर आपको मैं बेड़ियां पहनाऊं और कहूं कि ये पकड़ो, ये बेड़ियां सोने की हैं, आप बंद करके इस कमरे में बैठे रहो। आप में से कुछ हो सकता है कहें कि मुझे सोना बहुत पसंद है, लेकिन 5-7 दिन में ही समझ में आएगा कि अबे ये तो बेड़ी है, सोने का क्या मैं अचार डालूं? मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे कैदियों की तरह खाना दे दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक कैदी को कमरे में बंद कर दो और उससे कहो कि यहां तू आराम से जी सकता है क्योंकि तेरे को लंबी जिंदगी जीने के लिए अब कोई परेशान नहीं करेगा। तो वो कह रहा है कि मुझे कैद से बाहर निकालो, मैं जिंदगी देखना चाहता हूं। जीने के लिए मैंने जन्म नहीं लिया था कि मैं मरूं नहीं तब तक जेल में हूं, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। कैदी को पनिशमेंट किस बात का दिया जाता है कि तुझे इस कैद से बाहर निकलने के लिए तुझे महसूस हो जाएगा। तो जो जेल है ना वो तानाशाही है। आप ना बोल पाएंगे, यानी कि अपने दिमाग की कैद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझ गए? तो तानाशाही को फैसिनेट करना बंद कीजिए, तानाशाही ड्रीम में भी ना आए। चाइना का मॉडल समझना है तो चाइना के प्रति अंदर तक जाइए कि वहां के लोगों में एंटरप्रेन्योरियल स्किल है और तानाशाही नहीं है। शी जिनपिंग वहां पर तानाशाह की तरह दिखाए जाते हैं, वहां वन पार्टी शासन है। और वन पार्टी शासन का मतलब समझिए, वहां पर बहुत ग्राउंड रूट लेवल पर तय होता है कि ऊपर के पोलित ब्यूरो तक कौन आदमी जाएगा। वहां पर भी इलेक्शन होते हैं और उनका इलेक्शन सिस्टम अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दिन पढ़ा दूंगा। चाइना के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है। वहां वन पार्टी शासन है, इसका मतलब यह नहीं है एक पार्टी शासन करेगी दूसरी पार्टी है ही नहीं तो तानाशाही होगी, नहीं। वहां पर जो पार्टी शासन कर रही है, उस पार्टी के ऊपर पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, वो डाउन द लाइन निकल कर कैसे आया वो समझना होगा। आसान रूप से ऐसे समझ लो, आपके गांव के अंदर एक समूह बनाया, उसमें से किसी एक व्यक्ति को ऊपर तक लेकर आना है। तो गांव से पूछा गया कि बताइए किसको ऊपर लेकर चलें। उन्होंने कहा साहब इन व्यक्ति को ऊपर लेकर चलो। फिर उस व्यक्ति से फिर 100 का समूह बना, फिर उनसे पूछा बताओ किसको ऊपर लेकर चलें। उनमें से 100 में से किसी एक ने ऊपर को कहा। ऐसे निकलते निकलते छनकर आदमी आता है। एक पार्टी सिस्टम का मतलब यह नहीं है कि आपको विकल्प ही नहीं दिया गया, हर स्तर पर आपको विकल्प दिया गया है। वन पार्टी रूल का मतलब यह नहीं है अपोजिशन मार दो, नहीं। आपके अंदर कौन विधायक बनेगा, विधायक का व्यक्ति चुनाव कौन लड़ेगा, अगर ये भी लोग तय करने लगे कि इसे विधायक बनाओ, तो असल में तो और ज्यादा प्योर फॉर्म हो गया इलेक्शन का वो। आपको कोई पार्टी आकर ना बताए कि ये तुम्हारा विधायक है, इसको ही वोट देना है, दो ही विकल्प हैं, एक कम गंदा है और एक ज्यादा गंदा है, इसमें से चुन लो। बजाय इसके आपसे कहा जाए कि आपका विधायक का कैंडिडेट कौन हो, ये 10 लोग हैं, इनमें से पहले कैंडिडेट चुनो। ये जो कैंडिडेट बना है, ये कैंडिडेट फिर 100 लोग मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन हो। ये डाउन द लाइन, जो ऊपर डाउन से ऊपर की तरफ जो चलने वाला मॉडल है, वो चाइना का टॉप लाइन मॉडल है। उसको कभी और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज तानाशाही को कमेंट में भी पसंद मत करो, ठीक है।